आज हम एक बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे सर सैयद और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सर्वविदित तथ्य है कि सर सैयद द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे, सामंतवादी थे, लोकतंत्र विरोधी थे, जातिवादी थे, महिला शिक्षा विरोधी और पसमानदा शिक्षा विरोधी थे। ये बातें हवा में नहीं कही जा रही हैं, ये बातें साक्ष्य के साथ हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तमाम आर्टिकल को आप देख सकते हैं जो पसमानदा आंदोलन ने समय समय पर सर सैयद को काउंटर करने के लिए लिखा है। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि जिस सर सैयद को पाकिस्तान में भी हीरो बना के रखा गया है, जो सर सैयद भारत में भी हीरो है, और बड़ा एक अजीब विडंबना इस देश के अंदर कि जो तथाकथित सामाजिक न्याय के आंदोलन की पार्टियां रही हैं, बहुजन आंदोलन रहा है, समाजवादी आंदोलन रहा है, या फिर आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें जो कम्युनिस्ट आंदोलन रहा है, वहाँ भी आप देखेंगे उन लोगों ने भी सर सैयद को क्लीन चिट दे रखा है, हीरो बना के रखा है। उनकी लेख लेखनी में, पत्र पत्रिकाओं में, झंडे बैनर में सर सैयद हीरो के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन पसमानदा आंदोलन का इससे बिल्कुल अलग है, चूँकि वो पसमानदा विरोधी थे, जातिवादी थे। उन्होंने एथनिक ग्रुप पे, एथनिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे और रीजनल बेसिस पे पसमानदा के साथ भेदभाव न सिर्फ किया है बल्कि इसकी वकालत भी किया है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से सर सैयद ने जो है अपने इस विचारधारा को न सिर्फ कहने सुनने में बल्कि उनकी राइटिंग में भी देखी जाती। एक तो सीधे सीधे सामंतवादी थे, लोकतंत्र के विरोधी थे। असबाब बगावत हिंद एक किताब है उनकी लिखी हुई, जो इस किताब को थोड़ा सा हम समझें कि किताब किस बैकग्राउंड में लिखी गई थी। या 1857 का जो क्रांति हुई थी हमारे देश के अंदर, जो प्रथम आज़ादी की लड़ाई भी कही जाती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सर सैयद ने, देखिए इस किताब का नाम क्या लिखा है। सर सैयद ने इस किताब का नाम रखा है असबाब बगावत हिंद, यानी असबाब कहते हैं कारणों को, कारण का बहुवचन है, सबब का बहुवचन असबाब है। बगावत कहते हैं, आप तो सब जानते हैं बगावत को विद्रोह को कहते हैं। सर सैयद के नज़दीक ये विद्रोह था, बगावत था। हमारे नज़दीक, भारतीय जनमानस के नज़दीक ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारा ये। तो असबाब बगावत हिंद, भारत में जो विद्रोह हुआ उसके क्या सबब थे, क्या कारण थे, इस नाम से उन्होंने किताब लिखा। और आपने देखा कि उस वक्त 1857 के क्रांति के बाद, 1870 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद एक बड़ा आमूल परिवर्तन इस देश के अंदर देखने को मिलता है। वो सत्ता का हस्तांतरण कंपनी से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे होके सत्ता जो है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो ये किताब उसी बैकग्राउंड में लिखी जाती है। और कुछ अंग्रेजों में जो एक दो गुट था जो शासन ब्रिटिश सत्ता को चाहते थे कि आ जाए, और कुछ लोग कंपनी का राज ही चाहते थे। तो उस बैकग्राउंड में लिखी गई और इसमें जो सर सैयद ने जो डिस्क्रिप्शन दिया, इसीलिए देखिए ये किताब भारत की वो पहली किताब है जिसका इतनी जल्दी जो है और किसी किताब का अनुवाद अंग्रेजी में न हुआ होगा जितनी तीव्रता के साथ असबाब बगावत हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद होता है। और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इस पर बहस भी रखी जाती है। उसमें ये दिखाया था कि कहाँ का अंग्रेजों ने गलतियाँ किया है, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। तो उसमें उसको आधार मान के अंग्रेजों का एक अपना स्वार्थ था। लेकिन सर सैयद ने उस पूरी किताब के अंदर जो है हिंदू जनमानस, जो हमारे भारतीय जनमानस का एक बहुत बड़ा जो वो हमारा जो हिस्सा है, हिंदुओं को उसमें बुरा भला कहा है, और हिंदुओं को जो है गदर वो बगावत कहते हैं उसको, उस विद्रोह को बगावत का जो है उसकी वो जो है वो कसूरवार मानते हैं। और न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि वो पसमानदा को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। और पसमानदा हिंदुओं पे तो फिर भी थोड़ी नरमी के साथ उन्होंने उनको बुरा कहा है, लेकिन जहाँ पसमानदा की बात है तो इस देश के अंदर जो इस देश के मुसलमान हैं जो किन्हीं कारणों से कालांतर में अपना धर्म परित्यक्त करके इस्लाम धर्म में गए हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत कटु शब्द और अपशब्द कह के बज़ात, और इस तरह की बज़ात कहते हैं बुरी जाति वाला, यानी बुरी ओरिजिन वाला, जिसकी जो है जड़ ही उल्टा, इस तरह की अशराफ की राइटिंग्स में आप बदअसल, बज़ात, इस तरह की गालियाँ जो है, जिसको हम गाली आम तौर से आपको उनको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत कोई हैरत की बात नहीं।
दूसरा हम सर सैयद के एक उदाहरण के उनके उसी असबाब बगावत हिंद में उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो असल मैं थोड़ा सा मैंने उसको लिख रखा है कि अल्लाह ताला असल बादशाहत अल्लाह ताला सच्ची बादशाहत के रूप में अल्लाह ताला ने सच्ची बादशाह के रूप में इस दुनिया में राजाओं को पैदा किया है और वो जिले इसीलिए उनको बादशाहों को जिले इलाही कहते हैं। जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, अल्लाह की छाया। तो इस तरह से वो बिल्कुल साफ बात कर देते हैं और उन्होंने असबाब बकावत हिंद के अलावा भी आपको उसकी जो स्पीचेज है उसमें भी देखेंगे उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसकी खुलेआम जो है मुखालफत किया, विरोध किया है। दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो है उस पर भी उन्होंने असबाब बगावत हिंद की पेज नंबर 52 पे उन्होंने इस बात को लिखा है कि जो है किस तरह से जो है वो अंग्रेजों को एक राय देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग पलटनें अगर रही होती, दो अलग अलग पलटन होते तो ये भाईचारा हो ही नहीं पाया होता, वो एक होके विद्रोह ही नहीं कर पाए होते। उनके शब्दों में विद्रोह ही नहीं कर पाते, दोनों अलग अलग होते तो बहुत अच्छा रहता और एक हिंदू का पलटन होता, एक मुस्लिम का पलटन होता और शायद मुसलमानों को जो है गाय की चर्बी वाले कारतूस काटने में कोई दिक्कत नहीं होती और इस तरह से ये बगावत हुआ ही नहीं होता। तो इससे एकदम साफ है कि वो हिंदू विरोधी थे। हिंदू और मुस्लिम के मेल को भी उन्होंने पसंद नहीं किया और बगावत होने के कारणों में कारण ये भी उन्होंने बताया है कि ये हिंदू मुस्लिम अगर पलटन अलग अलग होता तो इसकी नौबत नहीं आई होती। दूसरा हम उनके जातिवादी चरित्र की अगर हम बात करें तो वो भी एकदम खुलेआम है। उन्होंने कई जगह लखनऊ में जो 28 दिसंबर 1887 को उन्होंने जो है लेक्चर दिया था उसमें साफ उन्होंने लिखा था कि नीच जाति के लोग देश या सरकार के लिए लाभदायक नहीं। उसी खुतबे में खुतबा कहते हैं, वो जो ओरेशन दिया जाता है, जो भाषण दिया जाता है उसमें कहते हैं खुलेआम वो कहते हैं क्या हमारा अशराफ वर्ग ये पसंद करेगा कि नीच जाति में पैदा हुआ कोई भी भले ही उसने बीए किया हो, एमए किया हो, हमारे ऊपर अधिकारी बने और उसको कानून बनाने की शक्ति मिले जिससे हमारे जीवन और संपत्ति प्रभावित हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। दूसरे और वो नहीं चाहते थे कि जो ICS की परीक्षा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए उस वक्त हुआ करती थी, जिसे आजकल IAS कह लेते हैं, PCS कह लेते हैं, तो वो इंग्लैंड में हुआ करती थी और अंग्रेज़ों का प्लान था कि भारत में भी उसको किया जाए ताकि वहाँ दूर जाके लोग एग्ज़ाम ना देने में जो दुश्वारी है, परेशानी है। इस प्लान का भी सर सैयद ने बड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है इस देश के अंदर इम्तिहान नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर इम्तिहान होगा तो जो नीच जाति के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। नीच जाति खुलेआम कहते हैं और वो पसमानदा को गाली दे के कहते हैं। और आजकल पसमानदा आंदोलन जब उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता है तो लोग कहते हैं कि भाई आप इतने बड़े हजरत है, उन पे आप कैसे बोलते हैं, आप बदज़बानी कर रहे हैं, आप बुरे अल्फाज कह रहे हैं, ये बुरी बात है, नफ़रत फैला रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग इशू है। हम जो भी बात कहते हैं, पसमानदा आंदोलन जो भी बात कहता है फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ, हवालों के साथ कही जा रही है और ये सर्वविदित है। ये इतना खुलेआम है कि काउंटर करने की ज़रूरत नहीं, आमतौर से ये दिखाई देता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो है सर सैयद जो है जाति के आधार पर उन्होंने इस ICS की परीक्षा का विरोध इसलिए किया कि अगर देश के अंदर होगा तो जो नीची जाति के लोग हैं उनको भी मौका मिल जाएगा और वो भी हमारे ऊपर ICS परीक्षा पास करके अधिकारी बन सकते। उनको इस बात का डर था कि कहीं जिस पे हमने शासन किया है वो हमारे ऊपर शासक न बन जाए। ये खुलेआम अशराफ चरित्र का ये वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। दूसरी उनके महिला शिक्षा विरोध पे भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि वो महिलाओं को शिक्षा देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। अच्छा, उनके जो तर्क हैं, उनके जो सामंतवाद के लिए उनका जो तर्क है या जो लोकतंत्र विरोध का उनका तर्क है या द्विराज सिद्धांत या फिर जो है पसमानदा शिक्षा और पसमानदा विरोधी जातिवादी जो उनके विचार है उसके लिए जो तर्क देते हैं, महिला शिक्षा विरोध में जो तर्क देते हैं, काफ़ी हास्यास्पद तर्क है। अगर उसको आप सुनेंगे या तो हंसी आती है, गुस्सा आता है। हंसी इसलिए आती है कि किस तरह का तर्क है, गुस्सा इसलिए आता है कि किस तरह से उन्होंने एक बड़े मनुष्यों में जाति के आधार पर, कल्चर के आधार पर उनसे भेदभाव किया और खुलेआम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
भी उसी बैकग्राउंड उसी परिप्रेक्ष्य में बनता है। इसलिए आज भी वहाँ के आबो हवा में इस तरह की बात, पूरा अशराफवाद आपको दिखाई देता है। वो साफ कहते थे कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लड़कियों के, वो कहते कि मैं लड़कियों को स्कूल भेजने के विरुद्ध हूँ, और वो इसलिए विरुद्ध हूँ कि पता नहीं किस तरह के लोगों के साथ उसकी जो है संगत हो, किस तरह के लोगों के साथ उठे बैठे। एक जगह और लिखते हैं कि महिला शिक्षा से उनका क्या अर्थ है। महिला शिक्षा तो कहते हैं कि मैं महिला शिक्षा से मेरा अर्थ यही है कि लड़कियों को अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाए, अच्छी आदतें उनको सिखा दी जाए, घर के कामकाज उनको सिखा दिए जाएं, घर के बुजुर्गों का अदब एहतराम करना, उनकी सेवा करना, पति से प्रेम, बच्चों की देखभाल और मजहब की थोड़ी सी जानकारी दे देनी चाहिए। मेरे नज़दीक यही शिक्षा है और मैं इसी का समर्थक हूँ। इससे साफ पता चलता है कि वो महिला शिक्षा विरोधी थे। लेकिन आज देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वही अशराफ की लड़कियाँ और पसमानदा की भी लड़कियाँ उसी में साथ हो जाती हैं, और तराने गाए जाते हैं। अलीगढ़ की लड़कियां ही गाती हैं कि अलीगढ़ हमारे उद्धारक थे, वो अलीगढ़ सर सैयद हमारे उद्धारक थे, और न जाने क्या क्या। पसमानदा शिक्षा के बारे में इस तरह के विरोधी थे कि एक जगह मुरादाबाद मदरसे में जब उनको बुलाया गया एजुकेशन के लिए, और वहाँ इस तरह की बात हो रही थी कि जो दबा कुचला तबका है मुसलमानों का, पसमानदा जिसे हम आज में कहते हैं, ये तो पसमानदा आंदोलन ने नाम रखा है, ये तो अर्जाल अजलाफ कहते हैं, जिसके अर्थ असभ्य और नीच के होते हैं। एनीवे, तो उसमें भी वो कहते थे इनको बस थोड़ा सा लिखना पढ़ना सिखा दो, या थोड़ा सा वजू करना, नमाज पढ़ना, ताकि ये नमाज पढ़ लें, हिसाब किताब कर सके, इनको बस इतना। और अंग्रेजी शिक्षा के एकदम विरोधी थे। वो खुलेआम कहते हैं कि इस पूरे देश के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का मुझसे बड़ा कोई समर्थक नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहता हूँ कि इनको अंग्रेजी तालीम देने की आवश्यकता नहीं, इनकी छोटी मोटी किताबें। और ये सब बातें जो है मैं कह रहा हूँ इस रेफरेंस के साथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी आर्टिकल मिल जाएंगी रेफरेंस के साथ। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब ने अपनी किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान में डिटेल में इसको लिखा है, वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी वीडियो वार्ता लंबी हो रही है, मैं 2-3 मिनट के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप चरित्र देखें, वो द्विराज सिद्धांत और देश के बंटवारे में उसका एक बड़ा योगदान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के पूरे भारत के अंदर घूम घूम के द्विराज सिद्धांत की वकालत कर रहे थे। ये वही वक्त था जब आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमात मोमिन कॉन्फ्रेंस ने पूरा 3 नेशन थ्योरी का, द्विराज सिद्धांत, 2 कौमी नज़रिए का विरोध किया। उनका जो जमात मोमिन का जो स्टूडेंट की जो उनका ब्रांच था, स्काउट का जो ब्रांच था, नौजवान सभा जो उनकी थी, बड़ी मुखर होके, और आसिम बिहारी खुद बीमार होने के बाद दमा के मरीज थे और मुंह से खून निकलता था, उसके बाद मुंह से खून थूकते हुए पूरे देश के अंदर उन्होंने इसके विरोध किया था। लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के जो है, किसी ने कहा भी है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लौंडों की शरारत है। एनीवे, तो घूम घूम के पाकिस्तान के लिए माहौल बनाना, तो पूरा द्विराज सिद्धांत का गढ़ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और एक झूठ प्रचारित किया जाता है कि वहाँ से ये फ्रीडम फाइटर निकले, वो फ्रीडम फाइटर निकले। ऐसी बात नहीं है, हम उसी की सत्यता की जांच इस वक्त कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, माइनॉरिटी के नाम पे, इस्लाम मुसलमानों के नाम पे, सिर्फ अशराफ के हितों की रक्षा करने की एक जगह है। मैं अक्सर अपने वीडियो वार्तालाप में, बातचीत में, पसमानदा मीटिंग में ये बात कहता रहा हूँ मैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक पाकिस्तान है हमारी छाती के अंदर। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब हैदराबाद की वो रियासत थी जिसमें आज की जो MIM पार्टी है, उस वक्त उस भी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो झंडा लिए हुए थे कि नहीं, हम एक अलग बनाएंगे और वो हमारा हैदराबाद एक अलग होना चाहिए। खैर, एक लंबी कहानी है, क्या हुआ MIM, और MIM आज भी फिर उसी रास्ते पे चल रही है। जैसे हमने उस वक्त उसका विरोध किया था पसमानदा आंदोलन ने, हम आज भी पसमानदा आंदोलन वैसी के और MIM के विरुद्ध, उनके मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरुद्ध में हम पूरी मजबूती के साथ खड़े। तो जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, तो उसकी जड़ में वही चीज़ें हैं, वही अशराफवाद है, वही अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने की बात है। तो आज भी वहाँ पे उसकी फिजा में, उसकी आबो हवा में वही चीज़ देखते हैं। इस्लाम मुसलमानों के नाम पे वहाँ पर सिर्फ अशराफ के हितों का ही साधन होता है। अब कैसे होता है, इसको थोड़ी चीज़ में समझते हैं। एक तो देखिए, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है
मेरा एक आर्टिकल है रद्द सरसैयद, उसमें मैंने बहुत डिटेल से इस पे चर्चा की, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। मैं थोड़े से शॉर्ट में इस बात को कहता हूँ कि एक तो वहाँ किसी तरह का जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना में जो हम आरक्षण हम लेके अपलिफ्ट करने के लिए जो हमारे आरक्षण की, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पूरी दुनिया में कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं होगी जहाँ इतने तरह का रिजर्वेशन है। 1000 तरह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण आपको मिलेगा। इंटरनल का आरक्षण, स्टाफ का आरक्षण, पूरा जो छात्र है उनका आरक्षण, ये आरक्षण वो आरक्षण, दुनिया भर का आरक्षण। और ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ आरक्षण नहीं है साहब, तो आरक्षण तो है। अब वो आरक्षण का पूरा ताना बाना आप देखेंगे इस तरह से है कि ताकि अशराफ के ही बच्चे वहाँ पहुँच सके और अशराफ के ही लोग टीचिंग स्टाफ में जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, इनका एक कोर्ट भी है। मैं समझता हूँ 300-350 के आसपास मेंबर हैं उस कोर्ट में, और वही यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभावी है डिसाइड। इवन वीसी कौन आएगा इसके लिए भी कोर्ट का अप्रूवल जरूरी जान पड़ता है किस तरह से जो है बात। अगर वो जब अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब है। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी तो आज तक वहाँ कोई पारसी, कोई जैन, कोई यहूदी, कोई ईसाई क्यों नहीं वीसी हो पाया है। तो ये सिर्फ अल्पसंख्यक नाम पे मुसलमान नाम में इस्लाम के नाम पे अशराफ के हितों का ही होता है। तो मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, दुनिया जहान के हर तरह का वहाँ आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना में जो आरक्षण है ओबीसी, एससी, एसटी का, जो तमाम तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो उस यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसमें आप इस तरह का आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं। अब ये इसके फेवर में क्या दलील देते हैं, देखिए पसमानदा के सामने ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आरक्षण आया तो हिंदू ज़्यादा आ जाएंगे। ये हमें समझाते हैं कि आरक्षण होने से ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण तो इसमें हिंदू बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। पसमानदा को बात भी समझ में आती, लेकिन ये धोखा देते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो सामाजिक न्याय की परिकल्पना के आधार पर जो वंचित समाज है उसके अपलिफ्ट की बात है शिक्षा में, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोकती है। हमारे टैक्स से हमारे ही कर जो हम देते हैं उससे वो यूनिवर्सिटी चलती है, और हम ही को वहाँ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने के लिए ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वहाँ पहुँच नहीं पाते। इक्का दुक्का लोग जो 19 की जगह 22 होते वो पहुँच जाते, वो स्टडी भी कर लेते, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब देखिए पहले तो हमें पसमानदाओं के समझाता है कि यहाँ हिंदू घुस जाएंगे, उसके बाद जो है ये इस्लाम पे ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म कर देता है। लेकिन अब पसमानदा भी बात समझता है, पढ़ता है। देखिए ओबीसी और एसटी के आरक्षण में पसमानदा आता है, तो अगर जब ओबीसी और एसटी का आरक्षण वहाँ लागू हो जाएगा, जो भारतीय न्याय सामाजिक न्याय की परिकल्पना के आधारित जो आरक्षण वहाँ लागू होता है, तो किसका फायदा होगा? पसमानदा, क्योंकि 90% कुल मुस्लिम आबादी का पसमानदा 90% होता है। तो 90% ये जो है वहाँ फायदा। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम होने पे मुस्लिम ही ज़्यादा वहाँ मोबिलाइज होते जाते हैं, तो जब इनको जगह मिलेगी तो ज़्यादातर 90% पसमानदा का फायदा। ये चाहते नहीं कि पसमानदा का फायदा हो, अशराफ वर्ग ही वहाँ पे रहे। तो ये आप जो है उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना रखा है समझाने के लिए। अब बात मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक आरटीआई के ज़रिए से मैं इस पूरे का जो है आपको मैं सामने रखता हूँ। आरटीआई की रिपोर्ट है, उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 2017-18 सेशन जो था उसमें कुल छात्र जो है 10,387 छात्र थे इनके पास, जिसमें से ओबीसी छात्र जो है 1,813, शेड्यूल कास्ट जो छात्र थे 143 और एसटी छात्र थे 39। तो आप लगा सकते हैं यहाँ तो किसी परसेंटेज को आप देख भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा परसेंटेज, यानी 2000 यानी 8,000 से भी ज़्यादा जो है, अगर 8,000 ऐसे माने तो 80% से भी ज़्यादा वहाँ पे जो है जनरल लोग जो अशराफ लोग हैं वो हैं। यही हाल आप टीचिंग में देखेंगे। एक चीज़ और बड़े मज़े की चीज़ इसमें है कि ये इनके जो सर्टिफिकेट, ये जो जब फॉर्म वहाँ भरने जाते हैं तो आप फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ जाति के आधार पर आरक्षण तो नहीं देते हैं, लेकिन वो कॉलम जरूर रखे हैं कि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी में किस में है, ये भरा जरूर लेते हैं कि आप ओबीसी की एसटी हैं कि एसटी क्या है। जब आपको जाति आधारित आरक्षण देना नहीं है तो आप सामने वाले की जाति पूछने का मतलब क्या है? इससे आप इनका एक ढोंग समझ सकते हैं।
एक और आरटीआई है जो वहाँ के जो स्टाफ के रिगार्डिंग है कि जो प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर आप वहाँ देखेंगे तो जनरल प्रोफेसर जो है जनरल कैटेगरी के जो है 4446 है, ओबीसी मात्र 16 है, शेड्यूल कास्ट मात्र 1 है और शेड्यूल ट्राइब में कोई नहीं है, 0। एसोसिएट प्रोफेसर देखेंगे 250 जनरल कैटेगरी में है, 5 की संख्या ओबीसी की है, एससी की संख्या 0 है, एसटी की संख्या 0 है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप देखेंगे तो 456 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ 46 है यानी 46, और 1 एससी है और 1 एसटी है। यानी टोटल वहाँ देखेंगे 1222 पदों में 1152 पद जो तकरीबन 94-95% हो जाएगा, मैं समझता हूँ 94% के पद अशराफ के पास है जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में सब अशराफ है, हिंदू सवर्ण भी हो सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन वो इक्का दुक्का हो क्योंकि मुस्लिम नाम पे वहाँ कम लोग मोबिलाइज होते हैं, उस तरफ से जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 90% से भी ज़्यादा चीज़ों पे वहाँ पे अशराफ का कब्जा है। तो किस तरह की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, किस तरह की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी की नाम है, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई नहीं है, और किस तरह की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कि वहाँ 90% भाग वाला मुसलमान, जिसे पसमानदा कहते हैं, जो देसी है, जो इस देश का है, जिसको ये हिकारत से हमेशा इस देश का होने पे हिकारत से अपमानजनक बातें भी कहते हैं, वो एक अलग बहस हो जाएगी उस पर। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो है मुस्लिम नाम पे अशराफ है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इस देश के अंदर अशराफवाद का गढ़ है, अड्डा है, और यही अशराफवाद के गढ़ अड्डे को दूसरे शब्दों में पाकिस्तान कहते हैं। मैं इतनी देर से बात कह रहा था सर सैयद पे, क्योंकि बहुत ज्वलन मुद्दा है, इसलिए मुझे वीडियो वार्तालाप के मेरे ट्विटर पे कमेंट में लोगों ने कहा था कि आप इस पर एक वीडियो वार्तालाप के माध्यम से अपने पक्ष रखिए, तो मैंने आज थोड़ी सी बात रखने की कोशिश किया। आप सब ने जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपसे ये आग्रह है कि इस बात को, पसमानदा आंदोलन की इस बात को दूर तक इसको फैलाएं, भारतीय जनमानस में हर एक बुद्धिजीवी और भारतीय जनमानस तक ये बात पहुंचे। इस ढोंग का पर्दाफाश, अशराफवाद का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, भारतीय जनमानस के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।